हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार अध्ययन सेंटर में। मैं जयेश चौधरी आज आपके लिए लेकर आया हूं ज्योग्राफी की मैं बेस्ट क्लास में हिमालय के टॉपिक के ऊपर आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग क्या समझने वाले हैं दोस्तों? तो आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं कि हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, किस तरीके से हिमालय किन किन राज्यों में फैला है, किस तरीके से इसका निर्माण हुआ है और क्या क्या इसके पीछे कारण थे, और हिमालय से जुड़ी तमाम सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे, आज के इस क्लास में कवर करेंगे। तो देखते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं पूरी की पूरी क्लास की। तो सबसे पहले हम लोगों को इस बात को समझ लेना पड़ेगा कि हिमालय किस दिशा में आता है। तो मैं एक यहाँ पर लाइन बना लेता हूँ, इसके इस तरफ मैं आपको नक्शे का प्रयोग करके बताऊंगा और इस तरफ मैं अपने फैक्ट को लिखने की कोशिश करूंगा, जिससे हम दोनों चीज़ों को कवर अप कर पाए। तो देखिए, इस तरीके से अगर हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं तो जम्मू कश्मीर वाला सीन यहाँ पर बना लेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद में ये थोड़ा नीचे चलते जाता है, फिर उसके बाद में ये उत्तराखंड वाला सीन, और उत्तराखंड वाले सीन के बाद में यहाँ पर ये नेपाल, नेपाल के बाद में ये सिक्किम, और सिक्किम के बाद में ये वाला जो हिस्सा आ जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और ये त्रिपुरा वाला, और ये इधर से इधर। और अगर आप इधर से आएंगे तो ये आपका जम्मू कश्मीर वाला सीन हो जाता है, इधर से राजस्थान, और फिर ये गुजरात, ठीक है। तो हमारे को तो सिर्फ इतने हिस्से का काम पड़ेगा, हम इसको समझते रहेंगे। मैं देख लूँ बराबर दिख रहा है? हाँ, ठीक है। इस तरीके से आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं, आगे देखते हैं कि अब आगे की बात को समझते हैं। यहाँ पर हिमालय का विस्तार अगर आप देखेंगे भारत के अंदर कहाँ से कहाँ तक है, तो भारत के अंदर हिमालय का विस्तार लद्दाख, जम्मू कश्मीर से लेकर के इस तरफ कहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश तक। तो सबसे पहले हिमालय की बात करते हैं। तो हिमालय 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 किस दिशा में? तो अगर आप भारत के संदर्भ में देखेंगे तो ये दिशा कौन सी होती है? देखिए, अब मैं नक्शा पढ़ा रहे हैं, हम नक्शा पढ़ रहे हैं, तो इस बात को समझना बहुत जरूरी होता है कि कोई भी नक्शा जो बना होता है, चाहे वो प्रिंटेड हो, चाहे वो डिजिटल हो, किसी भी टाइप का कोई भी नक्शा किसी भी जगह का अगर आप देख रहे हो तो उस नक्शे में हमेशा ऊपर की साइड उत्तर होता है। और जब उत्तर एक जगह फिक्स हो गई, आपने नॉर्थ को फिक्स कर दिया, तो बाकी चारों दिशाएं भी फिक्स हो जाती है कि नीचे हमेशा साउथ होगा, इस तरफ हमेशा ईस्ट होगा, इस तरफ हमेशा वेस्ट होगा। तो ये सारी क्लास के लिए, सभी नक्शों के लिए, दुनिया भर में सभी जगहों के लिए ये बात बड़ी फिक्स कर दी गई है कि ऊपर की साइड अप साइड जो रहेगा वो नॉर्थ रहेगा और नीचे का साइड साउथ रहेगा। ये लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था किस तरीके से काम करता है, क्योंकि लेटीट्यूड वैसे बटे हुए हैं, ऊपर उत्तर अक्षांश होते हैं, नीचे दक्षिण अक्षांश होते हैं, उधर पश्चिमी अक्षांश होते हैं, इधर पूर्वी अक्षांश होते हैं, और इसी हिसाब से किसी भी देश को देखते हैं। अब अगर हमारे को भारत के संदर्भ में इसकी दिशा देखनी है तो हम भारत के केंद्र पे जाते हैं और ये चार दिशा बना देते हैं, और जिसकी इस दिशा पर अगर आप देखेंगे तो ये आ रहा है, तो भारत के उत्तर दिशा में आ रहा है, उत्तर दिशा से लेकर के उत्तर पूर्व दिशा तक आपको यही देखने को मिलता है हिमालय। तो सबसे पहले हिमालय की दिशा की बात कर लेते हैं, ये किस किस दिशा में? तो ये भारत के उत्तर से लेकर के उत्तर पूर्व तक फैला है, उत्तर से लेकर उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट तक फैला है, नॉर्थ से लेकर उत्तर पूर्व तक फैला है। फिर दूसरी बात आती है कि ये किस तरह का पर्वत है, तो ये एक नवीन मोड़दार पर्वत है। नवीन, अभी बताएंगे नवीन मोड़दार का मतलब क्या होता है। नवीन मोड़दार पर्वत है या वलित पर्वत है, मोड़दार, नवीन मोड़दार पर्वत है। देखिए, मेरी बात को समझना अच्छे से समझने की कोशिश करना कि हिमालय एक नवीन मोड़दार पर्वत क्यों है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझेंगे। उसके पहले एक दो लाइनें और लिख लो, फिर मैं आपको इसका बैकग्राउंड बहुत अच्छे से क्लियर करता हूँ। जैसे एक दो लाइन में और क्या लिखेंगे कि अगर हिमालय भारत की तरफ कैसा है, तो ये जो हिमालय है ये इस तरीके से बना हुआ है, और इसमें ये जो तल होता है ना सर दबा हुआ, इसको कहते हैं अवतल। इसको क्या कहते हैं? अवतल। और भारत की तरफ से कैसा है? उत्तल। ये जो उभरा हुआ तल होता है इसको क्या कहते हैं? उत्तल। तो एक बात समझिएगा अच्छे से कि जो हिमालय है वो अगर नीचे से देखा जाए, दक्षिण की तरफ से देखा जाए तो कैसा है? उत्तल। और अगर देखा जाए उत्तर की तरफ से देखा जाए तो किस तरीके का? अवतल। तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं कि हिमालय उत्तर से देखा जाने पर, यानी कि उत्तर की ओर से कैसा है? उत्तर की ओर से कैसा है? तो उत्तर की ओर से अवतल। या चाइना की ओर से कैसा है? अवतल। अगर चाइना में कोई खड़े होकर के इसको देखेगा तो उसको ये अवतल दिखेगा। अवतल मतलब ऐसे झुका हुआ, अंदर की तरफ दबा हुआ। और अगर कोई भारत को मतलब हिमालय को हिंदुस्तान में, इंडिया में खड़े होकर के देखेगा, यानी कि दक्षिण से कैसा दिखाई देता है हिमालय? तो उत्तल दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? उत्तल। ये दो बातें याद रहेगी, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अवतल यानी कि कॉनकेव हो जाएगा, कॉनकेव, और कॉन्वेक्स यानी कि हो जाएगा आपका
उत्तल, तो ये इस तरीके से हिमालय आपको दिखाई देगा। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक भारत में हिमालय से लेकर ये जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक इसकी लंबाई जो हो जाती है 2500 किलोमीटर की इसकी लंबाई हो जाती है, 2500 किलोमीटर की इसकी टोटल लंबाई हो जाती है। इसकी अगर आप देखोगे तो इस तरफ की चौड़ाई ज़्यादा होती है, इस तरफ की चौड़ाई ज़्यादा होती है, और इस तरफ की अगर आप देखोगे तो चौड़ाई घटते 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 इधर कम हो जाती है। तो इसकी चौड़ाई कितनी है, ये तो इसकी लंबाई हो जाती है, इसकी लंबाई कितनी है 2500 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। हिमालय पर्वत की लंबाई पटवारी के एग्जाम में पूछी गई थी, ठीक है, पटवारी मध्य प्रदेश पटवारी में पूछी गई थी। अगर आप देखेंगे तो इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो इसकी चौड़ाई दो तरफ की लिखनी होती है आपको। एक तो पूछेगा पूर्व दिशा की चौड़ाई इस तरफ की, और एक पूछेगा पश्चिम दिशा की चौड़ाई। तो देखिए पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, कारण भी अभी हम समझेंगे। पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो पश्चिम में इसकी चौड़ाई होती है लगभग 400 किलोमीटर की। और पूर्व में इसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो पूर्व में इसकी चौड़ाई यानी कि इस तरफ से ये होता है सकरा, ठीक है, पूर्व में इसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो ये आपकी होती है पूर्व में इसकी चौड़ाई 150 से 200 किलोमीटर, 150 से 200 किलोमीटर तक होती है। ठीक बात है। अब हम ये सारी बातें तो हम लोगों ने लिख ली, इसके अलावा जो जो फैक्ट होंगे पहले हम समझते हैं हिमालय बना कैसे हैं, और उसके बाद हम फैक्ट को लिखेंगे। इससे क्या होगा कि हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए ये बहुत पहले के समय की बात है, स्टार्टिंग की बात है, आर्कियन युग की बात है। इस समय पे क्या था, जैसे ये पृथ्वी है तो पूरी पृथ्वी में ये जो 7 महाद्वीप होते हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, ये सारे के सारे महाद्वीप, सातों के सातों महाद्वीप जुड़ करके एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा था, यानी कि जमीन का टुकड़ा था। तो ये बीच में जो है ये जमीन थी, और इसके चारों तरफ अगर बचा हुआ ये सब पानी पानी था। इसको दूसरे कलर में बना लेते हैं। तो ये बचा हुआ आपका जो था ये दूसरा पानी पानी था, ये सारा क्या था, पानी पानी था। तो देखिए आपने क्या बना लिया, पृथ्वी पर 2 चीजें बना ली। पूरे पृथ्वी पर जो जमीनी हिस्सा है वो कहलाता है आपका ये पेंजिया, और बचा हुआ जो हिस्सा है पानी पानी वाला उसको कहते हैं पैंथालासा। तो पूरी पृथ्वी पहले क्या थी, एकदम जमीन एक साथ में जुड़ी हुई थी। तो जो एक साथ जुड़ी हुई जमीन थी, इस वाले डेटा को आप नोट कर लीजिए ताकि इसको हम समझ हटा करके आगे बढ़ पाए। देखिए पेंजिया और पैंथालासा की कहानी को समझते हैं। तो देखिए पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी के सारे महाद्वीप जुड़े हुए हैं, सारे महाद्वीप जुड़े हुए हैं। तो जो पूरी जमीन है वो एक जमीन हो गई, उसके अलावा जो पूरा पानी है वो आपस में जुड़ करके एक महासागर हो गया, एक महासागर हो गया, और एक महाद्वीप हो गया, ठीक है, सुपर कॉन्टिनेंट हो गया। तो ये सुपर कॉन्टिनेंट जो था इसका नाम था पेंजिया, इसका नाम क्या था, पेंजिया। ये पेंजिया हो गया, सारे महाद्वीप इसमें जुड़े हुए हैं, अभी टूटेगा ये और उसी से सारे महाद्वीपों का निर्माण होगा। तो ये हो गया पेंजिया। अब अगर आप देखेंगे ये जितना भी पानी है इसका नाम क्या है, पैंथालासा, पैंथालासा, पैंथालासा। तो आर्कियन क्रम में, आर्कियन युग में जब सारे के सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, तो ये जुड़ी हुई जमीन एक साथ में सुपर कॉन्टिनेंट या सुपर महाद्वीप किस नाम से जाना जाता था, तो पेंजिया के नाम से। और ये जो सुपर महासागर है या सुपर पानी है सारा का सारा, ये किस नाम से जाना जाता था, पैंथालासा। अब इसमें अगर आप देखोगे तो पेंजिया के 2 टुकड़े होने लगे, पेंजिया 2 भागों में बंटने लगा। पेंजिया कौन कौन से 2 भागों में बंटने लगा, एक अपर भाग और एक लोअर भाग, इन 2 भागों में बंटने लगा। तो इसके भी अलग अलग नाम रख दिए गए। इसके अपर भाग का क्या नाम रखा गया, अंगारालैंड, 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 इसका क्या नाम रखा, ऊपर हिस्से का। ये जो पेंजिया है ये 2 हिस्सों में टूटेगा, तो जब 2 हिस्सों में टूटेगा तो इसके नॉर्थ, ऊपर वाले, उत्तर वाले हिस्से का नाम क्या रखा, अंगारालैंड, और नीचे वाले हिस्से का क्या नाम रखा है, गोंडवानालैंड। ये पूरी कहानी क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसी कहानी के हिसाब से ही हिमालय का निर्माण होगा। गोंडवानालैंड, गोंडवानालैंड, गोंडवानालैंड। अब गोंडवानालैंड बन गया यहाँ तक। अब क्या हुआ, इसका अगला रूप देखते हैं। जैसे ये टूट गया मान लीजिए, तो इसका अगला रूप यहाँ बनाते हैं अपन। ये पृथ्वी हो गई। अब पृथ्वी में एक ऊपर का हिस्सा अलग टूट गया है और नीचे का एक हिस्सा अलग टूट गया है। ये हो गया आपका अंगारालैंड, ये हो गया गोंडवानालैंड, और ये बीच में जो पानी भरा गया, इस पानी का एक नए सागर का निर्माण हो गया जिसका नाम दिया गया टेथिस सागर, टेथिस सागर। तो टेथिस सागर। देखिए क्या क्या हो गया। तो सबसे पहले पृथ्वी में सारी जमीन एक जगह जुड़ी हुई थी जिसको हम लोग क्या कह देते थे, पेंजिया कह देते थे। इसके अलावा सारा पानी एक जगह पे था जिसको हम पैंथालासा कह देते थे। समय के साथ में आगे बढ़ते गए, आगे भूगर्भिक हलचल यानी कि धरती के अंदर किसी वजह से हलचल हुई जिसकी वजह से ये जमीन का टुकड़ा टूट गया 2 हिस्सों में, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। अपर पार्ट का नाम हुआ गोंडवानालैंड और लोअर पार्ट का नाम हुआ, अपर पार्ट का नाम हुआ अंगारालैंड, लोअर पार्ट का नाम हुआ गोंडवानालैंड। यहाँ तक की बात ठीक है। अब इसमें से आगे आगे टूट करके आपके महाद्वीप बनते हैं। जैसे इधर से एक टूटेगा तो ये नॉर्थ अमेरिका बन जाएगा और ये वाला हिस्सा आपका यूरोप बनेगा और एशिया बन जाएगा। नीचे अगर आप देखोगे तो ये दक्षिण अमेरिका बन जाएगा। इधर से नीचे से तोड़ोगे तो ये अंटार्कटिका बन जाएगा। इधर से देखोगे तो ये ऑस्ट्रेलिया का टुकड़ा टूटेगा और ये बीच वाला अफ्रीका का टुकड़ा रह जाएगा। इस तरीके से
इसके हम लोग, और ये देखो इसमें एक छोटा सा टुकड़ा ये वाला रहता है ऐसा तिकोना सा, तो ये अफ्रीका हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। इस चीज़ को हम गोंडवाना लैंड को थोड़ा सा बड़ा बनाने की समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये पूरा का पूरा गोंडवाना लैंड है, इस गोंडवाना लैंड में से ये वाला हिस्सा हो गया आपका साउथ अमेरिका, जो एक महाद्वीप बन करके इधर अलग हो जाएगा। उसके बाद में इसमें एक नीचे का हिस्सा हो जाएगा, ये अंटार्कटिका हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर एक हिस्सा जो है आपका, ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा, ये वाला हिस्सा, इसको इस तरीके से नहीं बनाते हैं। देखिए इधर वाला एक हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ये ऑस्ट्रेलिया से कट के अलग हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया से लगा हुआ एक छोटा सा हिस्सा है ये वाला, जो आज की तारीख में भारत का टुकड़ा है, भारत की जमीन है, तो ये यहाँ पर है। तो अगर आपसे पूछेगा क्या प्रश्न बनेगा, तो ये टुकड़ा जैसे क्या हुआ, अब ये जैसे धीमे धीमे फैलेंगे, तो ये देखो ये साउथ अमेरिका अलग हो जाएगा इस तरीके से। इसको अगर और आगे बढ़ा रहे, सिर्फ नीचे वाले टुकड़े को तोड़ के देख रहे हैं हम लोग, अगर ये बनेगा पृथ्वी में तो ऐसे नीचे बनेगा। अब इसको अगर हम और आगे बना के देखें तो किस तरीके से, जैसे अगर आप देखोगे तो ये दक्षिण अमेरिका इस तरफ बन जाएगा, उत्तर अमेरिका ऊपर अंगारा लैंड की मदद से बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका, ये बन गया आपका नॉर्थ अमेरिका, ये बन जाएगा आपका यूरोप, ये वाला हिस्सा हो जाएगा आपका यूरोप, ये एशिया, ठीक बात है, ये एशिया बन जाएगा, ये एशिया बन जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका बन जाएगा आपका, ये अफ्रीका आ जाएगा। अफ्रीका के नीचे इधर ये पूरे नीचे नीचे अंटार्कटिका आ जाएंगे, अंटार्कटिका महाद्वीप आ जाएगा। और इधर अब इस प्लेट से एक टुकड़ा निकल रहा है, इधर ऑस्ट्रेलिया, ये वाला जो टुकड़ा है ये कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, और इसी से निकल के जा रहा है ये वाला एक त्रिकोण सा टुकड़ा है आपका, ये कौन सा टुकड़ा है बात को समझना, ये टुकड़ा है आपका इंडिया। ये इन दोनों के बीच में से निकल के ऐसे ऊपर की दिशा में जा रहा है। तो देखिए हर एक, ये क्या है, इन टुकड़ों को हम लोग कह देते हैं प्लेट, इन टुकड़ों को क्या कह देते हैं, प्लेट। आपको दिख रहे हैं ये, ठीक है, इन टुकड़ों को हम कह देते हैं प्लेट। में देख लूँ नक्शे में, हाँ बराबर से दिख रहा होगा। एक बार बात समझ लेते हैं, मैंने क्या क्या बनाया। मैंने यहाँ पर बनाया आपका नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे साउथ अमेरिका, और यहाँ पर आपको बना दिया यूरोप, यहाँ पे बना दिया एशिया, यहाँ पर अफ्रीका, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, और ये एक भारत का टुकड़ा है, ये कहलाती है इंडियन प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये कौन सी प्लेट है, इसका जरा नाम देख लीजिए, कौन सी प्लेट है ये, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। प्लेट मतलब थाली नहीं, एक जमीन का टुकड़ा, बड़ी प्लेट है ना, ठीक है, जमीन की बड़ी सी टुकड़े को बोल रहे प्लेट। अब ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी ये ऐसे ऊपर की तरफ गई, ऊपर की तरफ गई और जाकर के ये वाली प्लेट से टकराई, ये जो बहुत बड़ी प्लेट है इससे टकराई। तो देखिए हुआ क्या कि यहाँ पर एक बड़ी सी प्लेट है, इस प्लेट, ये कौन सी है, यूरोप और एशिया वाली, तो इस प्लेट का नाम हो गया, दोनों को जोड़ करके यूरोप और एशिया दोनों को जोड़ोगे तो यूरेशियन, यूरेशियन क्या नाम हो जाएगा, यूरेशियन प्लेट। तो ठीक है, यूरेशियन प्लेट। तो ये ऊपर की तरफ होगा यूरेशियन प्लेट, और नीचे से एक ये प्लेट आ रही है तिकोनी वाली, जिसका नाम क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब ये प्लेट है और ये इसके साथ में आ रही है। अब क्यों आ रही है, तो पृथ्वी के अंदर ऐसी भूगर्भीय हलचल हो रही है जिसके कारण से प्लेटें सरकते रहती है, आज भी सरकती है, आगे भविष्य में भी सरकते रहेगी, ये होते रहेगा। अफ्रीका के अंदर बनने वाली भ्रंश घाटी इसी बात का उदाहरण है। तो देखिए अभी इनके बीच में जो ये सागर है, सागर का नाम क्या बताया, टेथिस सागर। अब ये टेथिस सागर इस तरफ कहीं आ गया था इस वाले डायग्राम में, और इस वाले में ये टेथिस सागर ये बीच का सागर था, ठीक बात है। अब ये प्लेट इधर खसकते जा रही है, ये मतलब ये वाली प्लेट इधर खसकते जा रही है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के पास में आते आ रही है। उसी चीज को हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये पास में आएगी तो ये इससे टकराएगी। अब टकराएगी तो क्या होगा, ये जब दो अपन मान लीजिए कपड़े होते हैं या दो कुछ ऐसे आपके पास में चीज होती है और उनको टकराते हो, तो आप मेरे हाथ को नोटिस करना, मान लेते हैं एक प्लेट यहाँ पर है और ये दूसरी प्लेट इससे टकराएगी, तो टकराने के बाद ये इस तरीके से फोल्ड होने लगेगी ना, एक के बाद ऐसे फोल्ड हो जाएगी, और यही फोल्डिंग जो हुई ये क्या कहलाती है, आपकी माउंटेन्स कहलाती है। ये फोल्डिंग जो ऐसे जैसे ये अब सीधी थी, ये टकराने के बाद में ऐसे बाहर निकलने लगी, जमीन ऐसे करके बाहर निकली, तो ये देखिए टकराने की वजह से ये प्लेट है ऊपर की तरफ आगे बढ़ने लगी। इसमें देखिए ऐसे करके टकराई और ये ऊपर हो गई, ये ऊपर हो गई इस तरीके से। क्यों, क्योंकि इसकी दिशा इस तरफ है और ये इधर बड़ी सी प्लेट है तो इसको रोक रही है, और रोकने की वजह से ये, तो ये जो बना है ये हिमालय बना है। तो देखिए इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई तो इसके टकराने के फलस्वरूप इस हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। तो हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है, तो इंडो यूरेशियन प्लेट के टकराने के फलस्वरूप हुआ है, और इस पूरे घटनाक्रम को बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक के कारण हुआ है। तो देखिए मैंने कहा था ना कुछ आगे फैक्ट और लिखेंगे, तो उसमें से एक फैक्ट आता है कि हिमालय का निर्माण किस कारण हुआ है, तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के कारण हुआ है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के कारण हुआ है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के कारण,
के कारण हुआ है। एक बात तो ये आप समझ गए होंगे कि हाँ ठीक है भैया, क्या क्या बताया। अब इसमें इस वाली स्लाइड में मैंने आपको क्या क्या बताया एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले मैंने बताया आपको पृथ्वी में सारा एक समय ऐसा था कि जिसमें सारी पृथ्वी का जमीन एक तरफ थी और सारा पानी एक तरफ था। जहां पर जमीन थी उसको पेंजिया बोल देते थे, जो पानी था उसको पेंथालासा बोल देते थे। ये जो पेंजिया था ये दो हिस्सों में टूटा। ऊपर का हिस्सा नॉर्थ हिस्से को हमने बोला अंगारा लैंड, साउथ हिस्से को हमने बोला गोंडवाना लैंड। उसके बाद में ये जब दो हिस्सों में टूट गया तो इसके और छोटे छोटे टुकड़े हुए और बाकी सारे महाद्वीपों का निर्माण हुआ। ऊपर के महाद्वीप से एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका बना और नीचे के महाद्वीप से आपका साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडियन प्लेट निकल करके गई। और इंडियन प्लेट यहां से निकल के ऊपर की तरफ बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई और ऊपर की तरफ जाकर के इस तरफ जो यूरेशियन प्लेट थी उससे जाके टकराई। तो इंडियन प्लेट जो थी वो यूरेशियन प्लेट से टकराई और जिसके टकराने के फलस्वरूप वहां पर एक पर्वत का निर्माण हो गया, एक पहाड़ का निर्माण हो गया जिसको हम लोग हिमालय पर्वत कहते हैं। ठीक बात है, यहां तक अगर आप समझ गए होंगे तो बहुत बढ़िया। तो ये सारी की सारी अच्छा, और इसी सिद्धांत को हम कहते थे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के कारण ही हिमालय का निर्माण हुआ है। एक प्रश्न और आता है कि जहां पर आज हिमालय खड़ा है वहां पर एक समय में क्या था। तो एक समय में वहां पर टेथिस सागर था। देखो पहले टेथिस सागर था ना, तो यही टेथिस सागर को दबा करके इसकी जगह पर आज हिमालय आ गया है। तो हिमालय किसकी जगह पर आया है? हिमालय टेथिस सागर की जगह पर आया है। और ये स्लाइड यहां पर कंप्लीट हो जाएगी टेथिस सागर की जगह पर। टेथिस, मैं अब इसको साफ कर दूंगा, टेथिस सागर। ठीक बात है। तो एक बार आपको कुछ नोट करना है, कर लीजिए कि क्या क्या इसके अंदर होता है, देख लीजिए। ठीक बात। एक बार नक्शे में चलते हैं हम इस चीज को समझने के लिए। इसी चीज को समझने के लिए हम नक्शे की तरफ चलते हैं। देखिए ये भारत है और ये भारत का ये वाला जो हिस्सा है ना, ये टकराया हुआ है और ये भी ऐसे तिरछा आके टकराया है। इस तरफ से इस दिशा में आ रहा था और यहाँ पे करके टकरा गया। अब जब ये टकरा गया ये पूरे हिस्से में, तो यहाँ पर क्या हुआ कि टकराने की वजह से यहाँ पे फोल्डिंग्स हुई और ये फोल्डिंग माउंटेन्स बना। तो इसीलिए हिमालय के हम लोग नाम समझ रहे थे कि हिमालय को क्या बोलते हैं? वलित पर्वत बोलते हैं। हमने लिखा था ना हिमालय को वलित पर्वत कहते हो, नहीं लिखा तो लिख लेंगे। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? वलित पर्वत है। नवीन, वलित, मोड़दार पर्वत है। नवीन पर्वत है और वलित पर्वत है। वलित, एक तो वलित बात हो जाएगी और दूसरी बात क्या हो जाएगी? वलित पर्वत है, मोड़दार पर्वत है। मोड़दार क्यों? मुड़ाव के कारण बना है। मोड़दार पर्वत है और नवीन पर्वत है। अगर इनमें से कोई ऑप्शन मिलता है तो आप इसको सही करेंगे कि हिमालय किस तरह का पर्वत है, तो इस तरह का पर्वत है। तो कैसे हिमालय का निर्माण हुआ ये तो हमने समझ लिया। हिमालय जहां पर आज खड़ा है वहां पर पहले टेथिस सागर था, ये भी हमने समझ लिया। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या होता है ये भी हमने समझ लिया। इसके बाद में हम थोड़ी सी और आगे बात करते हैं कि इसमें ऐसा क्यों हुआ कि हिमालय पश्चिम दिशा में ज्यादा चौड़ा है और पूर्व दिशा में कम। तो ये जो प्लेट ऐसी तिरछी आ रही थी और तिरछी आ रही थी, तो उस तरफ का जो वजन था, देखिए इसको भी डायग्राम से समझते हैं हम लोग क्या दिक्कत है। मान लीजिए कि ये ऊपर जो है ये यूरेशियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन। ठीक बात है। और नीचे से आ रही है आपकी कौन सी? ये वाली प्लेट आ रही है, ये ऐसे करके प्लेट आ रही है। अब जब ये प्लेट इसके पास में आएगी तो देखिए ये वाला हिस्सा इससे ज्यादा पास में और ये प्लेट इससे जब टकराएगी, ये जब ज्यादा टकराएगी तो ये वाली प्लेट कैसी होगी? ज्यादा चिपक जाएगी और ये वाली प्लेट में कैसा गैप रहेगा? ये गैप रहेगा। तो ये इसके कारण से क्या है कि यहाँ पर ये चौड़ी रही है और यहाँ पर ये एक दूसरे में दब गई है, ज्यादा करके दब गई है। तो इस तरफ के हिस्से की जो है चौड़ाई कम होती है और इस तरफ के हिस्से की चौड़ाई ज्यादा होती है। इसीलिए हमने कहा था कि ये पश्चिम में लगभग 400 किलोमीटर जितना चौड़ा हो जाता है और अगर पूर्व में देखेंगे अपन तो ये लगभग 150 से 200 किलोमीटर चौड़ा हो जाता है। ये इस तरीके से बना हुआ है हिमालय। और ऊपर से अगर आप देखोगे तो ये इधर कर्व झुका हुआ है, ये इधर से कर्व इस तरीके से झुका हुआ है। ठीक बात है। तो आपने इसका कर्व समझ लिया और ये पूरी लंबाई कितनी समझी थी हमने? 2500 किलोमीटर की। तो इसकी लंबाई समझ ली, कर्व समझ लिया, इसकी दिशा समझ ली। अब बात आती है कि हिमालय कौन कौन से देशों में है, कहाँ से चालू होता है। तो देखिए ये अफगानिस्तान से शुरू होता है। इसका विस्तार कौन कौन से देशों में? तो इसका विस्तार अफगानिस्तान देखिए इधर आ जाएगा आपका अफगानिस्तान, इसके बाजू में इधर पाकिस्तान भी है। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, फिर उधर से भारत तो होता ही है, भारत तो डेफिनेटली है। फिर भारत, चीन के कुछ क्षेत्रों में इसका विस्तार आ जाता है इस तरफ कहीं पर। ठीक है, उसके बाद में नेपाल, भूटान और म्यांमार। इन देशों के अंदर हिमालय का विस्तार होता है। देखिए कितने सारे देशों में, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार, इन देशों में पूरा हिमालय फैला है वहां से यहाँ तक। ठीक है, काफी गर्मी का मौसम है तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, पसीना ही पसीना है। चलो आगे देखते हैं हम लोग।
अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार। डन, ओके, बहुत बढ़िया। अब आगे सवाल बनता है भैया कि ये जो हिमालय है ये इसी तरीके का है कि तो हम इसको कुछ ऐसे विभाजन वगैरह करते हैं कि पूरा का पूरा एक साथ में पढ़ेंगे? तो हाँ, इसको हम कैटेगरी बना लेंगे कि इसके कैसे कैसे हिस्से होते हैं और इसको कैसे पढ़ा जाता है। अगर आप नक्शे में देखेंगे, इस वाले नक्शे में अगर आप देखेंगे तो हिमालय के आपके 4 हिस्से दिखेंगे। सबसे पहले एक ऊपर वाला हिस्सा दिखेगा, फिर एक काली वाली जो पट्टी है दूसरा हिस्सा दिखेगा आपको, फिर एक तीसरा हिस्सा दिखेगा और फिर एक चौथा हिस्सा दिखेगा जो छोटा सा होगा। तो देखिए ये 4 हिस्सों के कारण ये चौड़ा हो गया और ये तीनों हिस्से एक जगह जमा होगा तो ये सकरा हो गया। एक बार इसके ऊपर मैं लाल कलर का शेडो कर देता हूँ जिससे आपको दिखते रहेगा। ये था, फिर उसके बाद में ये वाली चीज़ थी दूसरी, फिर तीसरी ये वाली थी और चौथी वाली ये इसी में जाकर के यहाँ पे कहीं खत्म हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे से लेना चाहिए मुझे इसको, क्योंकि ये भारत वाला हिस्सा इसमें शामिल नहीं हो रहा है ना। देखिए ये ऐसे करके ये हो गया एक, फिर दूसरा ये हो गया और तीसरा, ये चौथा यहाँ पे खत्म हो जाएगा और ये नक्शा। और ये वाला रेंज आपका जो हो जाएगा काराकोरम रेंज हो जाएगा, मतलब ट्रांस हिमालय। तो देखिए मैं समझाता हूँ आपको इसको अच्छे से कैसे कैसे। इसमें टोटल चार अलग अलग फोल्डिंग्स बनी। जब ये टकराया तो ये एक, फिर ऐसे दूसरी एक ऐसे मान लो कि एक जगह ऐसा पहाड़ बना, फिर उसके पीछे दूसरा वाला एक और बना यहाँ पर, फिर उसकी जगह तीसरा वाला बना और ऐसे चौथा। तो टोटल 4 फोल्डिंग्स बनी है। अच्छा, अब ये विस्तार अगर आपने लिख लिया तो आगे देखते हैं हम लोग, जैसे समझना क्या क्या। ये हिमालय के अंदर सबसे पहले जब ये प्लेट टकराई आपस में, दोनों प्लेटें, तो ऊपर यूरेशियन प्लेट के अंदर जमा हुआ, उसकी वजह से ऐसा बना। फिर दूसरी यहाँ पर श्रृंखला बनी, फिर तीसरी यहाँ पर श्रृंखला बनी और चौथी यहाँ पर। तो ऐसी टोटल 4 श्रृंखला हिमालय के अंदर आपको देखने को मिलती है। लेकिन इसमें मजेदार बात यह है कि इन 4 श्रृंखलाओं में से एक श्रृंखला जो है, इन चारों के नाम देख लीजिए। सबसे पहले एक श्रृंखला जो है इसका नाम है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, पहले नाम चारों के लिख लीजिए कि हिमालय में कौन कौन सी 4 श्रृंखला आती है। ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पे आती है वृहद हिमालय। ट्रांस हिमालय को हम पार हिमालय भी कहते हैं। इसका एक और नाम क्या हो जाता है? पार हिमालय। पार हिमालय। दूसरा नाम क्या हो जाता है इसका? तो दूसरा नाम हो जाता है, मतलब दूसरा कौन सा हो जाता है? तो वृहद हिमालय। वृहद हिमालय, वृहद हिमालय, ठीक बात है। इसके भी और नाम हम लोग देखेंगे, हिमाद्री इसको कहते हैं, हिमाद्री। बाकी अभी हम डिटेल में जब समझेंगे और इसके बर्फीला वगैरह सब देखेंगे नाम। तीसरा वाला अगर आप देखेंगे तो तीसरी वाली श्रृंखला कौन सी हो जाती है? लघु हिमालय या लेसर हिमालय या मध्य हिमालय। मध्य हिमालय बीच में आता है ना। और चौथा वाला अगर आप देखेंगे तो इसका नाम होता है शिवालिक। तो ये 4 अलग अलग पहाड़ियां बनी हुई है, 4 अलग अलग रेंज बनी हुई है। शिवालिक मतलब हिमालय के अंदर अगर आप जाओगे, हिमालय घूमना तो सब, अगर भारत की तरफ से जाओगे तो सबसे पहले शिवालिक में जाओगे। शिवालिक के बाद में आप उससे आगे यहाँ से दर्रा दर्रे में से निकल करके आगे पहुंचोगे तो अगली जो सीधी श्रृंखला मिलेगी आपको वो लघु श्रृंखला होगी, लघु हिमालय। फिर इसमें से निकल के जाओगे तो फिर आपको वृहद हिमालय दिखेगा जो ऊंचा है सबसे ज्यादा। फिर निकल के जाओगे तो ये ट्रांस हिमालय दिखेगा आपको जो तिब्बत के पास में। ये 4 रूपों में बटा हुआ है हिमालय। अगर हम क्षैतिज रूप से बांटते हैं तो 4 हिस्सों में बटा हुआ है, ऐसे करके भी बांट सकते हैं। अभी हमने उसको कैसे बांटा है? हिमालय का एक टुकड़ा, फिर दूसरा टुकड़ा, फिर तीसरा टुकड़ा, फिर चौथा टुकड़ा। ऐसे एक पट्टी में हिमालय बना हुआ है, फिर दूसरी पट्टी में बना हुआ है, फिर तीसरी पट्टी में और फिर चौथी पट्टी में। तो सबसे पहली पट्टी का नाम ट्रांस हिमालय, दूसरी का हो जाता है वृहद हिमालय, तीसरी का अगर आप देखोगे तो लघु हिमालय और चौथी का नाम हो जाता है शिवालिक। यहां तक क्लियर आपको अगर हो गया तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एक बात आपको ये समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे ट्रांस हिमालय। उसके जस्ट पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें सीन क्या होता है कि ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय, इनके बीच में एक जो लाइन है जो इन दोनों को अलग कर रही, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंडो तिब्बत सच्चर जोन। मतलब अगर आपसे सवाल बनता है कि ट्रांस हिमालय, यहां पर लिख देते हैं ट्रांस हिमालय, हिमालय और अलग करने वाली बात है किसको? वृहद हिमालय। वृहद हिमालय, इन दोनों को अलग कौन कर रहा है? तो आप कहोगे इंडो तिब्बत सच्चर जोन। इंडो तिब्बत सच्चर जोन। सच्चर जोन, इंडो तिब्बत सच्चर जोन, ITSZ, ये अलग कर रहा है। फिर अगला सवाल आपका आता है कि वृहद हिमालय और लघु हिमालय को कौन अलग कर रहा है? यहां पर वृहद हिमालय और लघु हिमालय, इसके बीच की जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं? वृहद हिमालय और लघु हिमालय को तो इसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसका पूरा नाम लिखते हैं हम लोग, क्या नाम होगा? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अच्छा, इसको लाइन भी बोल सकते हैं, मेन सेंट्रल लाइन, और थ्रस्ट भी बोल सकते हैं। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट मतलब इन दोनों के बीच की जो लाइन है उसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जा रहा है। फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे, उसके बाद में लघु हिमालय के बाद में कौन आ जाता है? लघु हिमालय और शिवालिक, इन दोनों के बीच की लाइन को क्या बोलते हैं?
लघु हिमालय और शिवालिक, इन दोनों के बीच की लाइन को क्या बोलते हैं? देखिए इसको इनको बोला था इंडो तिब्बत सच्चर जोन, किस किसके? ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय, इन दोनों के बीच की लाइन को इंडो तिब्बत सच्चर जोन, किस किसके? ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय, इन दोनों के बीच को बोला गया। फिर अगर आप देखोगे वृहद हिमालय के बाद में इस तरफ, तो वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में अगर हम देखेंगे तो ये वृहद हिमालय लघु हिमालय के बीच में अगर मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये वाली लाइन हो जाती है। फिर अगर अपन देख रहे हैं लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में जो लाइन आ जाती है, शिवालिक के बीच में जो लाइन आ जाती है, इसको क्या बोलते हैं? मेन बाउंड्री लाइन या फिर मेन बाउंड्री थ्रस्ट। इधर से आगे देखते हैं, इसको क्या बोला हमने? लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में जो है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक बात है। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा खत्म हो गया, नहीं, इसके नीचे क्या है? इसके नीचे गंगा के मैदान है, गंगा का मैदान है, मतलब वो हिमालय का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपसे सवाल ये बनता है कि शिवालिक और गंगा के मैदानों को कौन अलग कर रहा है? शिवालिक और गंगा के मैदानों को कौन अलग कर रहा है? शिवालिक और गंगा के मैदानों को कौन अलग कर रहा है? तो गंगा के मैदानों को कौन अलग करेगा? यहाँ गंगा के मैदान है, तो गंगा के मैदानों को अलग करता है मेन फॉल्ट लाइन। ठीक है, तो देखिए मेन फॉल्ट लाइन, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? इस तरफ लिख देता हूँ, दिखेगा आपको, मेन फॉल्ट लाइन, मेन फॉल्ट लाइन। तो सबसे पहले देखिए, अगर शॉर्टकट में लिखे हम लोग, ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में या ग्रेट हिमालय के बीच में कौन आ गया? तो इंडो तिब्बत सच्चर जोन। फिर वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कौन आ गया? तो आप कहोगे मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और उसके बाद में सेंट्रल थ्रस्ट के बाद में, ठीक है, बी वाला आता है मेन बाउंड्री लाइन या मेन बाउंड्री थ्रस्ट। फिर उसके बाद में लघु के बाद में शिवालिक की अगर बात करते हैं, तो देखिए ये तो हो गया लघु और शिवालिक के बीच में हो गया। अब शिवालिक और गंगा के मैदानों के बाद में बात करते हैं, तो कौन सा आ जाएगा आपका? कुछ एक आध कम हो गया क्या? यहाँ पर हो गया ट्रांस, फिर वृहद, फिर लघु, फिर शिवालिक और फिर गंगा। नहीं, सही है, एकदम सही है, गंगा। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका मेन फॉल्ट लाइन। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इंडो तिब्बत सच्चर जोन ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय को अलग कर रहा है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट वृहद हिमालय लघु हिमालय को अलग कर रहा है। मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री लाइन या मेन बाउंड्री थ्रस्ट, MBT या MBL, ये किसको अलग कर रहा है? लघु हिमालय और शिवालिक को अलग कर रहा है। शिवालिक और गंगा को कौन अलग कर रहा है? तो मेन फॉल्ट लाइन ये अलग करिए। बताइए यहाँ तक ठीक है क्या? यहाँ तक अब आप कैसे बताएंगे? तो ऑफलाइन वीडियो है ना, तो ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि ठीक होगा, नहीं तो आप पीछे करके देख लीजिएगा, एक बार समझ आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे हम लोग इसके बाद में? अब हम लोग एक एक देखिए, एक बार इसको नक्शे में समझ लेते हैं कि कैसे कैसे बनाया हम लोगों ने इसको। एक बार मैं वापस से बनाता हूँ, अब आप समझ पाओगे ज़्यादा अच्छे से, और थोड़ा पास में बनाता हूँ तो आप ज़्यादा अच्छे से और लिंक कर पाओगे। देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये जम्मू कश्मीर का सीन हो जाता है, ठीक बात है। यहाँ पर ये उत्तराखंड, ये नेपाल, ये ऐसे करके ये भूटान, और ये फिर अरुणाचल प्रदेश वाला, और ये इधर और ये इधर, और इसको इधर छोड़ देते हैं और इसको आगे बढ़ा देते। तो देखिए ये हिमालय का सीन है। तो इसमें देखिए ये जो पहला वाला हिस्सा है ना, इसको मैं ऐसे 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 करके बना देता हूँ। ये जो पहला हिस्सा है, दूसरे मार्कर से बनाते हैं। ये जो हिस्सा है इसको कह रहे हैं हम लोग ट्रांस हिमालय, इसको कहा हम लोगों ने। फिर उसके बाद में ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, यानी कि इस यहाँ पर जो श्रृंखला है पूरी की पूरी, इसको हम लोग कह रहे हैं वृहद हिमालय। और ये ऐसा नहीं इतनी सी है, ये लाइन काफ़ी मोटी होगी, ऐसे है ना, ये ऐसी लाइन होगी, ऐसे, ये ऐसा होगा, ठीक बात है। अच्छा, फिर ये यहाँ पे इधर भी पूरा, फिर ये वृहद हिमालय हो गया, फिर वृहद हिमालय के बाद में अगर हम देखेंगे तो वृहद हिमालय के बाद में आ जाता है आपका कौन सा? लघु हिमालय कैसा? उससे थोड़ी सी पतली होगी, यहाँ पे थोड़ी चौड़ी, यहाँ से फिर आगे जाते ये इस तरीके से, ये वाला हिमालय कौन सा आ जाएगा आपका? लघु हिमालय आ जाएगा। लघु हिमालय के बाद में कौन सा आ जाएगा? शिवालिक आ जाएगा। शिवालिक के लिए अगर आप देखोगे तो शिवालिक यहाँ से आ जाता है और थोड़ा ऐसे उत्तराखंड के क्षेत्रों से होते हुए यहाँ पे खत्म हो जाता है कोसी नदी के आसपास तक, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक बात है। अब इसके अंदर खास बात ये है कि अगर आप देखोगे पहली वाली चीज़ कि यहाँ पर ब्लैक लाइन से बनाते हैं इसको, यहाँ पर जब ट्रांस हिमालय और यहाँ पर इसकी बात करी हमने इंडो तिब्बत
सच्चर जोन इसको बोला हम लोगों ने। नक्शे के हिसाब से समझना है ना हमारे को, तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे तो ये आ जाता है आपका ये वाला हिस्सा, कौन सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला वृहद हिमालय, और बीच में ये ब्लैक कलर का आपका लघु हिमालय। इन दोनों के बीच की ये वाली जो लाइन है आपकी, ये वाली जो लाइन है ग्रीन और ब्लैक के बीच की ये जो लाइन है, ये वाली, इस लाइन को हम लोगों ने बोला है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और फिर ये जो इन दोनों के बीच में ब्लैक और रेड के बीच में लाइन आ जाएगी आपकी, ये वाली लाइन को हम लोगों ने बोला है मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक बात है। और फिर यहाँ पे जो नीचे ये घास, ये पूरे मैदान है, और इन मैदानों और इनके बीच की जो ये वाला जो हिस्सा है, इसको कह रहे हैं हम लोग मेन फॉल्ट लाइन। तो सारे नाम आप लोगों ने नक्शे में समझ लिए होंगे बहुत अच्छे से, ये उम्मीद करते हैं। अब आगे क्या, अब आगे ये है कि हम चारों हिमालयों को एक एक करके समझते हैं, आगे देखते जाते हैं। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग आ जाएगी ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। अब सबसे मजेदार बात यह है इसके अंदर कि ट्रांस हिमालय हिमालय का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ट्रांस हिमालय जब दोनों प्लेट की टक्कर हो रही थी तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये इंडो प्लेट ही आपकी ऐसी मुड़ी होगी, थोड़ी सी यूरेशियन प्लेट भी तो मुड़ गई होगी। तो हुआ क्या था, बात को समझते हैं, नक्शे यहीं पे देख के समझते हैं। मान लीजिए ये यूरेशियन प्लेट है ऊपर की तरफ, और नीचे से ये इंडियन प्लेट आ रही है, और ये इंडियन प्लेट आके इससे टकरा रही है। तो यहाँ पर जो भी मलबा था, ये सब मलबा इस तरफ जमा हो गया, इस तरफ जमा हो गया, तो उसकी वजह से ये वाला पहाड़ बना है। तो ये जो ट्रांस हिमालय है या पार हिमालय है, पार हिमालय, ये जो हिमालय है, हिमालय, पहली बात कि ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। पहले तो ये लिखेंगे आप कि हिमालय का हिस्सा नहीं है। आपको चारों के नाम देके पूछे हिमालय का हिस्सा नहीं है, तो क्या लिखोगे, हिमालय का हिस्सा कौन नहीं है, ट्रांस हिमालय नहीं है, हिस्सा नहीं है। फिर उसके बाद में आगे की बात क्या लिखोगे आप, इसके बारे में दूसरे नंबर की बात लिखेंगे अपन ट्रांस हिमालय के बारे में कि भैया देखो ये ट्रांस हिमालय जो है ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। और दूसरा ये अवसादी पर्वत है। अवसादी मतलब क्या, ये मिट्टी से जमा हुआ है, जो नदी में ये महासागर में, टैथिस महासागर में जो मिट्टी थी ना, उसके जमा होने से अवसादी पर्वत है, अवसादी पर्वत है। एक बात हम ये लिखेंगे। फिर तीसरी बात हम इसको तिब्बत नहीं हिमालय भी बोलते हैं, तिब्बत हिमालय भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये तिब्बत की साइड में पड़ता है, ये तिब्बत की तरफ पड़ता है, तो इसको तिब्बत हिमालय भी बोल देते हैं, तिब्बत हिमालय भी बोल देते हैं। ठीक बात है। कैलाश पर्वत जो है वो इसी के ऊपर आता है, कैलाश पर्वत इसी के ऊपर आता है। कैलाश पर्वत मतलब इसी का हिस्सा है। कैलाश पर्वत किसका हिस्सा है, तो आप बोलोगे कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ठीक बात है। उसके बाद में और आगे देखते हैं, जब तीन बड़ी बड़ी श्रृंखला आती है यहाँ पर मतलब इसकी भी तीन श्रृंखला आती है। काराकोरम, इसको हम जूम करके देखने की कोशिश कर रहे हैं। काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर, ये तीन श्रेणियां आती है। काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर, ये तीन श्रेणियां आपकी आती है, ये तीन श्रेणियां आती है। मतलब अगर आप उसको जूम करके देखोगे तो उसमें भी तीन पहाड़ बने हुए दिखेंगे, एक पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो सीक्वेंस यही है, काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर। अगर आपको मैं एक काम की बात बताऊं तो काराकोरम जो है इसमें एक सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो होती है K2 गाडविन ऑस्टिन। ये देखिए ऊंची चोटी के बारे में अभी हम बात करते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी आपने कई जगह कंचनजंगा पढ़ा होगा, कई जगह आपने हो सकता है K2 गाडविन ऑस्टिन पढ़ा हो, और हो सकता है कई जगह आपने नंदा देवी भी पढ़ा हो। तो इसके बारे में अभी मैं बताता हूँ कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो अभी देखना है, K2 नाम की जो चोटी है वो काराकोरम का हिस्सा है। K2 जिसकी 8611 मीटर ऊंचाई है, 8611 मीटर की जिसकी ऊंचाई है K2 या गाडविन ऑस्टिन, K2 गाडविन ऑस्टिन काराकोरम की चोटी है। और ये काराकोरम जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है। तो देखिए इसमें क्या क्या बात बन गई आपकी, जम्मू कश्मीर के अंदर काराकोरम है। काराकोरम किस पहाड़ का हिस्सा है, तो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। इसके अंदर कौन सी चोटी है, तो K2 हो जाती है। K2 की सबसे ऊंची है, मतलब K2 की ऊंचाई कितनी हो जाती है, 8611 मीटर। तो ये K2 की ऊंचाई हो जाती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद में मैं आपको ऊंची चोटियों के बारे में बता रहा था, तो इसको अलग से नोट कर लेना, इसको इस तरफ नोट करवा देता हूँ मैं आपको। देखिए अगर आपसे कोई पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी, कोई बात नहीं लगा रहे, कुछ नहीं लगा रहे, तो सबसे ऊंची चोटी वैसे K2 होती है। लेकिन इसके साथ क्या बात है कि ये विवादित है और अप्रशासित है, विवादित और अप्रशासित मतलब इस पर भारत का प्रशासन नहीं है, अप्रशासित मतलब ये आज की तारीख में POK में पड़ती है। तो POK में तो पाकिस्तान का प्रशासन होता है, तो विवादित है, ये है भारत की, विवादित है दोनों देशों के बीच में, और इस पर प्रशासन पाकिस्तान का है। फिर दूसरी आती है आपकी सिक्किम में जो है कंचनजंगा, ये कहाँ पर, यानी K2, ये पाकिस्तान, POK, और किसका हिस्सा है, तो काराकोरम का हिस्सा हो जाएगी ये, काराकोरम का हिस्सा, काराकोरम, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में पड़ेगी। अगर आप देखोगे तो इसको एक्चुअल में कहाँ पर पड़ेगी, जम्मू कश्मीर में पड़ेगी, ठीक है। अब दूसरी जो चोटी आ जाती है जो भारत की, अब ये तो विवादित हो गई, अप्रशासित हो गई। दूसरी जो चोटी होती है वो होती है कंचनजंगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा,
कंचनजंगा। अब कंचनजंगा क्या है, कंचनजंगा यहाँ पड़ती है, ये नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर पड़ती है। तो ये भी इसके साथ में क्या बात है कि ये भारत में तो है, और भारत की फिर K2 के बाद सबसे ऊंची चोटी भी यही है कंचनजंगा। लेकिन इसमें बात ये है कि पूरी तरीके से भारत में नहीं है, वो एक तरफ से नेपाल में और एक तरफ से भारत में। तो ये कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची, ये प्रशासित भी है और अविवादित भी है, अविवादित भी है। मतलब ये प्रशासन भी हमारा, ये कोई दिक्कत नहीं है प्रशासन में, और विवाद को लेकर के भी कोई दिक्कत नहीं है, अविवादित है, अविवादित, अविवादित मतलब कोई विवाद नहीं है। लेकिन ये दो देशों को शेयर होती है, दो देशों में, एक नेपाल में भी है और भारत में भी है, नेपाल में है और भारत की तरफ से सिक्किम में। तो ये इस कारण से भारत में पूरी तरीके से भारत में नहीं है। तो एक प्रश्न आता है पूरी तरीके से भारत में, भारत की प्रशासित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नंदा देवी, पूरी तरह से भारत में। इसको इधर लिख देते हैं। तो ये कंचनजंगा में क्या बताया मैंने आपको, प्रशासन भी हमारा है, विवाद भी कोई नहीं है, लेकिन ये दो देशों के बीच में सबसे ऊंची चोटी है। मतलब एक उधर नेपाल को भी होती है, टच करती है, इधर से सिक्किम को टच करती है। तो ये इसके लिए पूरी तरीके से हमारी चोटी नहीं कह सकते हम लोग, आधी उनकी आधी हमारी, सीधी सी बात। इस हिसाब से पूरी तरीके से हमारी नहीं। लेकिन क्वेश्चन आता है पूरी तरह भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। तो इसमें आप बोलोगे नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी। इसके अंदर सबसे ऊंची चोटी आपकी नंदा देवी हो जाती है। ये उत्तराखंड के अंदर आती है और ये पूरी तरीके से भारत में प्रशासित सबसे ऊंची चोटी है, और ये सब हिमालय के अंदर है, इसके लिए बता रहा हूं मैं आपको। बाकी इनके बारे में जहां जहां पे अभी चर्चा आएगी वहां पर हम लोग कर लेंगे। इसको अलग से मेंशन कर दिया कि सबसे ऊंची चोटी के नाम पर आप कंफ्यूज ना हो। तो अभी हम लोग क्या आ रहे थे, ट्रांस हिमालय पर बात कर रहे थे। इस तरफ से करता हूँ, ट्रांस हिमालय के बारे में बात कर रहे थे। इसमें देखिए, इसे पार हिमालय के देते हैं, हिमालय का हिस्सा नहीं है, अवसादी पर्वत है, तिब्बती हिमालय भी कहते हैं, कैलाश पर्वत इसी का हिस्सा है, काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर, ये तीनों श्रेणियां इसी के अंतर्गत आती है। काराकोरम के अंदर आपका K2 गार्डविन ऑस्टिन, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी, वो यहीं पर है, 8611 मीटर की चोटी है ये। उसके अलावा क्या बता दिया आपको कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है ट्रांस हिमालय के बारे में। अब ट्रांस हिमालय के बाद में अपन पढ़ेंगे किसको, वृहद हिमालय को। तो यहाँ पर एक प्रश्न तो यही रह जाएगा आपका कि ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में कौन है, या ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय को कौन अलग करता है। तो जवाब क्या बताएंगे आप, इंडो तिब्बत सच्चर जोन। बोलिए मेरे पीछे पीछे, इंडो तिब्बत सच्चर जोन। ठीक बात है। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं अपन वृहद हिमालय की, वृहद हिमालय। तो देखिए वृहद हिमालय की क्या बात है कि इसको क्या क्या नाम से जानते हैं। एक तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, हिमाद्री, इसका एक नाम हो जाता है हिमाद्री। फिर दूसरी बात हो जाती है, इसका नाम क्या हो जाता है, बर्फीला पर्वत। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर बर्फ रहती है, बर्फीला पर्वत, बर्फीला पर्वत, बर्फीला पर्वत। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर बर्फ रहती है। ठीक बात है, ठीक है। और आगे की बात करते हैं हम लोग, बर्फीला पर्वत। अब वृहद हिमालय की क्या खास बात है कि वृहद हिमालय जो है ना, ये इधर सिंधु नदी से शुरू होता है। देखिए सिंधु, इसका विस्तार कितना बड़ा है, सिंधु नदी इधर बहती है, सिंधु नदी इधर, ये ऐसे निकल के यहाँ से ऐसे करके इधर से बहती है। तो ये सिंधु नदी से शुरू होता है, और ये ऐसे करते 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 पूरा सिंधु नदी से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र तक, ब्रह्मपुत्र, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में कौन सी नदी बहती है, इधर अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तो ये सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक, ब्रह्मपुत्र यहाँ तक बहता है, मतलब यहाँ तक पूरा का पूरा इसका विस्तार है। तो काफी सबसे बड़ा वाला है। फिर उसके बाद में दूसरी बात आ जाती है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां इसी में ही है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां, सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटियां, चोटी नहीं चोटियां, भाई एक तो एक हो तो माने भी, लेकिन दुनिया की जो सबसे ज़्यादा 7-8 सबसे ऊंची चोटियां है वो यहीं पर ही है पूरी की पूरी। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं, सबसे नंबर 1 की तो दुनिया की सबसे नंबर 1 ऊंची चोटी हो जाती है माउंट एवरेस्ट, वो तो इसी में ही है। एवरेस्ट नेपाल में पड़ती है, माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट ये नेपाल में पड़ती है। इसकी ऊंचाई आपको याद होगी 8848.6 मीटर। ठीक बात है, ये पॉइंट वाला याद रखिएगा। 86 मीटर, 86 मीटर, 8848.86 मीटर। ठीक बात है। उसके बाद में अगर अपन देखेंगे तो दूसरी अगर बात देखते हैं तो और कौन कौन सी चोटियां हैं। अब इसके अंदर ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी बोल रहे हैं ना हम इसको, तो जैसे मकालू हो गई आपकी, धौलागिरी हो गई आपकी, धौलागिरी हो गई। फिर उसके बाद में आपने बोल दिया नंदा देवी हो गई, नंदा देवी हो गई। ठीक है, उसके बाद में आप और कौन बता सकते हो, आप इसमें बोल सकते हो अन्नपूर्णा बोल सकते हो, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। ये सारी दुनिया की कुछ ऊंची चोटियां जो है इसी के अंतर्गत आती है। यहाँ तक आपको मेरे को लगता है समझ में आया होगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे ना, इसके अंदर क्या क्या आता है, अन्नपूर्णा चोटी हो जाती है, ये वाला हो जाता है सीन आपका। और क्या क्या हो जाता है, तो अगर आप देखते हो कंचनजंगा यहाँ पर है ना, कंचनजंगा भी इसी का हिस्सा हो जाती है। मैं लिख दूँ,
कंचनजंगा, कंचनजंगा। अरे मैंने साफ करने का कपड़ा कहाँ रख दिया। ठीक बात है। अब ये है ना, अगर अपन देखेंगे, ये रख दिया, हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद में अगर अपन आगे की बात देखते हैं तो कैसे कैसे क्या क्या सीन होता है, तो इसके बाद में आगे का ऐसा ऐसा सीन होता है कि कुछ फेमस नदियाँ, जैसे इस हिस्से से ये वृहद हिमालय से आपकी कुछ फेमस नदियाँ निकलती है। फेमस नदियाँ कौन कौन सी निकलती है आपकी, तो देखिए एक तो निकल जाएगी आपकी सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। सिंधु भी यहाँ से निकलती है, सिंधु नदी का निर्माण भी इसी की वजह से होता है। यहाँ पर है ये मानसरोवर झील, और ये मानसरोवर झील इसी की वजह से बनती है, और इसी की वजह से यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, इसी की वजह से सतलज नदी निकलती है, और इसी की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी में सिंधु, सतलज, सतलज और, अरे ये तो मैं गलत बता दिया आपको। देखिए सिंधु सतलज का नहीं, सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण जो है ना वो ट्रांस हिमालय के कारण होता है। सिंधु सतलज, इसको आप उसमें लिख लीजिएगा ट्रांस हिमालय में, ठीक है। मैं देखो उस समय पे पॉइंट भूल गया, दिमाग से निकल गया मेरे। ट्रांस हिमालय पे कौन कौन सी नदियाँ, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियाँ उसके कारण बनती है, किसके, ट्रांस हिमालय के कारण। ट्रांस हिमालय के कारण सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र यहाँ की अगर आप बात करोगे तो गंगा, यमुना, ये जो पर्वत की नदियाँ ना ये बनती है यहाँ से, हिमालय पर्वत की जो नदियाँ ना, यमुना, गंगा, यमुना, ये नदियों का निर्माण होता है। गंगा, यमुना, इन नदियों का निर्माण होता है, इन नदियों का, ठीक बात है, इन नदियों का निर्माण यहाँ से होता है। अच्छा, उसके बाद में अगर आप देखोगे तो देश के कुछ फेमस दर्रे, क्योंकि वृहद हिमालय इतना बड़ा है तो जैसे क्या होता है कि दो पहाड़, एक पहाड़ यहाँ पर है पूरा का पूरा, एक पहाड़ यहाँ पर है। अब आदमी को इस तरफ से इस तरफ जाना है तो वो पहाड़ चढ़ के तो जाएगा नहीं, वो पहाड़ के सहारे सहारे जाता है। तो एक पहाड़ ये रहा, दूसरा पहाड़ यहाँ पे खत्म हो रहा है, और इनके बीच में ये जो गैप बन रहा है ये होता है ऐसा गड्ढा, इस गैप को बोलते हैं दर्रा। दर्रा, तो जैसे बड़े बड़े पहाड़ों को पार करना होता है तो इसके लिए दर्रों की जरूरत होती है। तो दुनिया के कुछ बहुत फेमस दर्रे वृहद हिमालय पर है। तो हम देखते हैं कौन कौन से, जैसे जम्मू कश्मीर में कौन कौन से, इस तरफ जम्मू कश्मीर की तरफ कौन कौन से दर्रे पड़ेंगे, JNK की तरफ, JNK जम्मू एंड कश्मीर में, तो जैसे जोजिला, जोजिला और बुर्जिल, बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल, बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा और बुर्जिल दर्रा, ये बुर्जिल, बुर्जिल दर्रा और जोजिला, जोजिला, जोजिला और बुर्जिल, ठीक बात है। ये दोनों दर्रे कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद में अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात करोगे, हिमाचल प्रदेश में इसमें भी दो दर्रे हैं, बाड़ा लाचला, बाड़ा लाचला, बाड़ा लाचला, बाड़ा लाचला, और एक और कौन सा हो जाएगा, शिप किला, शिप किला दर्रा, शिप किला दर्रा। ये दोनों दर्रे कहाँ पर हो जाएंगे आपके, ये आपके हिमाचल प्रदेश में हो जाएंगे। अब अगर आप और देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश के बाद में आप देखेंगे उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में आपके 3 दर्रे होते हैं। इस पर्वत पर उत्तराखंड में आपके 3 दर्रे हो जाते हैं। कौन कौन से 3 दर्रे हो जाते हैं, तो देखिए नंबर 1 पे तो हो जाता है आपका माना। अच्छा, माना भी चर्चा में भी, क्यों, क्योंकि पहले इस पे लिखा होता था भारत का अंतिम गांव, अब इस पे लिखा होता है भारत का प्रारंभिक गांव। ये मोदी जी ने अब इसको रिसेंटली चेंज किया, तो करंट अफेयर का क्वेश्चन भी है माना। फिर दूसरी बात आ जाती है लिपू लेख, लिपू लेख और थागा, ये 3, माना, थागा, लिपुलेख, माना, थागा, लिपुलेख, ये जो तीनों दर्रे हैं ये उत्तराखंड के दर्रे हैं और ये वृहद हिमालय के हिस्से हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो सिक्किम के भी देख लो, अब इस सिक्किम को क्यों छोड़े भैया, सिक्किम के भी देख लो। सिक्किम पे 2 है, नाथुला और जेलेपला, जेलेपला, लेपला, ये दर्रे हैं। तो आपको एक तो इसमें कैसे कैसे प्रश्न आ सकता है कि कौन सा दर्रा कहाँ है, एक तो ये प्रश्न भी आ सकता है। दर्रों की क्लास अपने आप में एक बहुत बड़ी क्लास होगी, भारत के सारे दर्रे मैं आपको एक साथ कराऊंगा। अभी मैं आपको किस बात पे फोकस कर रहा हूँ कि वृहद हिमालय के कौन कौन से दर्रे हैं। तो जोजिला, बुर्जिल जम्मू कश्मीर में है, वृहद हिमालय का हिस्सा है। हिमाचल प्रदेश की बाड़ा लाचला, शिपकिला, इनके अलावा भी और दर्रे हैं इन जगहों पर, बाड़ा लाचला, शिपकिला, लेकिन ये वृहद हिमालय के हिस्से हैं। हिमाचल प्रदेश में माना, थागा, लिपुलेख ये उत्तराखंड के, नाथुला और जेलेपला सिक्किम के, ये दर्रे हो जाते हैं आपके किसके, वृहद हिमालय के। तो वृहद हिमालय के बारे में भी आपको जानकारी मिल गई होगी। अब सवाल ये आता है वृहद हिमालय के बाद में कौन सा आता है आपका, लघु हिमालय। और लघु हिमालय कहाँ पर आएगा, वृहद हिमालय के दक्षिण में। वृहद हिमालय ऊपर होगा, नीचे दक्षिण में क्या होगा आपका, लघु हिमालय होगा। वृहद के बाद लघु हिमालय, वृहद के बाद लघु हिमालय, ठीक है। वृहद के बाद लघु हिमालय, लघु हिमालय, लघु हिमालय। लघु हिमालय की बात समझते हैं कैसे कैसे होगा। तो लघु हिमालय या मध्य हिमालय, इसका एक और नाम क्या हो जाता है, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय,
मध्य हिमालय। तो देखिए मध्य हिमालय की अगर आप बात करते हैं तो मध्य हिमालय जो है ना, ये किसके, आप बोलोगे वृहद के दक्षिण में, वृहद के दक्षिण में, वृहद के दक्षिण में, ठीक बात है। और इस पे अगर सबसे खास बात देखोगे तो लघु हिमालय में कुछ घास के मैदान दिखाई देते हैं। इसके ढाल पर, लघु हिमालय के ढाल पर, इसके ढाल पर, ढाल मतलब ढलान पर, ढाल पर घास के मैदान, क्या है, घास के मैदान है, मैदान, घास के मैदान। तो जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे इधर जम्मू कश्मीर में उतरोगे नीचे तो इधर आपको कुछ घास के मैदान दिखेंगे। तो इन घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में मर्ग, मर्ग, जो सोनमर्ग और गुलमर्ग है ना, इसके नाम से जानते हैं, सोनमर्ग और गुलमर्ग, वो घास के मैदान है, सोनमर्ग। तो सवाल आएगा कि भैया लघु हिमालय में, लघु हिमालय के ढाल पर घास के मैदान होते हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है, मर्ग। या उल्टा आ सकता है आपका प्रश्न कि भाई लघु हिमालय में मर्ग नाम के घास के मैदान होते हैं, ऐसा नहीं, मर्ग नाम के जम्मू कश्मीर में घास के मैदान होते हैं, ये किस हिमालय के किस हिस्से में है, तो आप बताएंगे इसको किस हिस्से में है, ये सोनमर्ग में है, सोनमर्ग या गुलमर्ग हिस्से में है जम्मू कश्मीर में, और लघु हिमालय का हिस्सा हो जाते हैं ये, ठीक है। अच्छा